अनुरतन स्टोरी पेश करता है ओपेनहाइमर। स्टोरी की शुरुआत 1954 में एक प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बचाव में होने वाली सुनवाई से होती है। ये सुनवाई एडमिरल लुईस स्ट्रॉस और उनके सहयोगियों द्वारा सीनेट की सुनवाई के दौरान ओपेनहाइमर के खिलाफ कार्रवाई करने, उन पर कम्युनिस्ट से संबंध रखने और उनके खिलाफ व्यक्तिगत द्वेष रखने का आरोप लगने की वजह से होती है, क्योंकि स्ट्रॉस और ओपेनहाइमर के बीच दुश्मनी 1947 में एक बैठक से शुरू हुई थी, जहां स्ट्रॉस ने प्रिंसटन इंस्टीट्यूट में एक पद के लिए ओपेनहाइमर को भर्ती करने का प्रयास किया था। हालांकि उनकी बातचीत तब खराब हो गई जब ओपेनहाइमर ने स्ट्रॉस को जूता बेचने वाले के रूप में उसकी इज्जत के बारे में अपमानजनक बातें की। इसके बाद यह मामला और भी बदतर हो गया जब स्ट्रॉस ने ओपेनहाइमर को अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ बातचीत करते हुए देखा, और जब स्ट्रॉस ने आइंस्टीन से बात करने का प्रयास किया तो उसे ऐसा लगा कि आइंस्टीन ने उसे अनदेखा किया है, जिससे स्ट्रॉस को संदेह हो गया था कि ओपेनहाइमर ने प्रसिद्ध भौतिक के वैज्ञानिक से उनके बारे में कुछ तो बुरा कहा होगा। 1924 में ओपेनहाइमर ने पैट्रिक ब्लैकेट के मार्गदर्शन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भौतिक के छात्र के रूप में अपनी शिक्षा की यात्रा शुरू की। ओपेनहाइमर को नील्स बोर के एक लेक्चर में भाग लेने की इच्छा के बावजूद ब्लैकेट ने उससे जोर देकर कहा कि वह अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए यहीं पर रुके, जिससे ओपेनहाइमर के दिमाग में एक शैतानी सोच जागी और बोर के लेक्चर में भाग लेने के लिए जाने से पहले ओपेनहाइमर ने ब्लैकेट के टेबल पर रखे एक सेब में पोटेशियम साइनाइड के इंजेक्शन को लगाया। फिर अगले दिन ओपेनहाइमर ने बोर को वही जहरीला सेब खाने से बचाया और रिसर्च के प्रति अपनी विशेषज्ञता और समर्पण से उन्हें प्रभावित किया। इसके बाद बोर ने ओपेनहाइमर को अधिक खुले वातावरण में अपने ज्ञान का विस्तार अच्छे मार्गदर्शन के साथ जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। ओपेनहाइमर ने गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई शुरू की, जहां उनका सामना इसिडोर रब्बी से हुआ और उन्होंने यहीं पर पीएचडी की। इस दौरान उनकी मुलाकात सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग से भी हुई। ओपेनहाइमर ने अपने काम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए बहुत प्रशंसा की। इसके बाद ओपेनहाइमर ने अमेरिका के बर्कले में पढ़ाना शुरू किया और उनके चाहने वाले उन्हें प्यार से ओपी कहकर बुलाते थे। उनमें से एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट लॉरेंस भी शामिल थे। प्रारंभ में ओपेनहाइमर के लेक्चर में केवल एक छात्र जियोवानी लोमनिट्ज था, लेकिन उसकी कक्षा में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई और आखिरकार वह कक्षा अधिक व्यापक हो गई। बाद में ओपेनहाइमर अपने छोटे भाई फ्रैंक और उसकी प्रेमिका के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में भाग लेता है। वहां ओपेनहाइमर हाकोन शेवेलियर से मिलता है और उससे दोस्ती कर लेता है। फिर वह जीन टैटलॉक नाम की सुंदर महिला से मिलता है और उसे बिस्तर पर सुलाने से पहले उससे बातचीत करता है। सेक्स के बाद जीन रैक पर रखी किताबों को देखती है और उनमें से एक संस्कृत की किताब को निकालती है। फिर वह ओपेनहाइमर से इसका अनुवाद करने के लिए कहती है, जिससे ओपेनहाइमर कहता है, और अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। ओपेनहाइमर फ्रैंक और लॉरेंस के साथ लॉस एलमोस के एक फार्म में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि फ्रैंक और उसकी प्रेमिका कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक सदस्य बन गए हैं। अपनी स्वयं की मान्यताओं के बावजूद ओपेनहाइमर फ्रैंक के इस निर्णय के खिलाफ है और उनकी पसंद पर नाराजगी जताता है। लेकिन फिर ओपेनहाइमर भी खुले तौर पर स्पेनिश क्रांति के लिए अपना समर्थन व्यक्त करने लगता है। इस समर्थन से लॉरेंस उसके ऊपर सवाल उठाता है। इसके अतिरिक्त ओपेनहाइमर फेडरेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, केमिस्ट्स और टेक्नीशियनों अर्थात FICT में शामिल हो गया, जिससे दूसरे लोग उसके संभावित कम्युनिस्ट झुकाव के बारे में अटकलें लगाने लगे। एक दोपहर जीन के साथ चलते समय ओपेनहाइमर ने अपने छात्र लुईस अल्वारेज को तेज भागते हुए देखा। उन्होंने सुना कि जर्मन लोगों ने यूरेनियम नाभिक को विभाजित करके सफलतापूर्वक परमाणु विखंडन हासिल कर लिया है। बाद में FICT सदस्यों के साथ एक पार्टी में ओपेनहाइमर पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। बाद में ओपेनहाइमर की मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य कैथरीन किट्टी वेनिंग से होती है, जो पहले से ही एक असफल विवाह में है। अपने पति से अलग होने के बाद किट्टी ओपेनहाइमर के साथ रिश्ता शुरू करती है और फिर वह उससे शादी कर लेती है, जिससे किट्टी कुछ दिनों में गर्भवती हो जाती है। फिर ओपेनहाइमर ने जीन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया, जिससे जीन परेशान हो जाती है। भले ही जीन ने पहले रिश्ता खत्म करने की इच्छा व्यक्त की थी। फिर किट्टी पीटर नाम के एक बेटे को जन्म देती है और कुछ दिनों में उसे शराब की लत लग जाती है। अपनी किसी यात्रा के दौरान वे पीटर को शेवेलियर के पास में छोड़ देते हैं। यूनिवर्सिटी में ओपेनहाइमर ने जनरल लेस्ली ग्रोव्स और लेफ्टिनेंट कर्नल केनेथ निकोल्स से मुलाकात की और ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम विकसित करना था। ओपेनहाइमर ने रिचर्ड फेनमैन, केनेथ बैनब्रिज, सेट नेडरमेयर, लिली हॉर्नेग, लोमनिट्स और अल्वारेज जैसे अन्य वैज्ञानिकों को भी भर्ती किया। उन्होंने लॉस एलमोस में एक बेस स्थापित किया, जहां पर परीक्षण स्थल के पास एक नकली शहर का निर्माण किया गया। यहाँ पर एडवर्ड टेलर को भी लाया गया और बम की योजनाओं और घटकों की समीक्षा करने पर ओपेनहाइमर
और उनके सहयोगियों को गलत हाथों से विकसित किए जा रहे हाइड्रोजन बम के संभावित खतरे का एहसास हुआ, जो परमाणु बम से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है और विनाशकारी परिणाम दे सकता है। आगे और रिसर्च करने के बाद पता चला कि ऐसा विनाश होने की संभावना बिल्कुल शून्य के करीब कम हो गई। एक अन्य फ्लैश फॉरवर्ड में ओपेनहाइमर को परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ एक हाइड्रोजन बम कार्यक्रम विकसित करते हुए देखा गया है। सोवियत संघ के सफल परमाणु बम परीक्षण के बाद ओपेनहाइमर और उनके सहयोगी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कई कम्युनिस्ट लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। इस विषय पर स्ट्रॉस और निकोल्स दोनों ने चर्चा की, जो कम्युनिस्ट लोगों के बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं। सुरक्षा सुनवाई के दौरान ओपेनहाइमर की शेवेलियर के साथ भागीदारी के लिए जांच की गई, जिसे रूसियों से प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के उनके प्रयासों के कारण उन्हें देशद्रोही माना गया था। अन्य दूसरे लोग राजनीति से जुड़े होने के कारण लोमनिट्स को भी संदेह का सामना करना पड़ा। यह स्थिति तब और अधिक कठिन हो गई जब ओपेनहाइमर ने प्रोजेक्ट के सुरक्षा प्रमुख कर्नल बोरिस पाश से संपर्क किया, जो सक्रिय रूप से कम्युनिस्टों का पीछा करते थे। अपने कम्युनिस्ट विरोधी रुख के लिए प्रसिद्ध वकील विलियम बोर्डेन द्वारा सुनवाई के सदस्यों के सामने ओपेनहाइमर के खिलाफ अभियोग प्रस्तुत किया गया। जीन के साथ ओपेनहाइमर के रिश्ते पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने अफेयर को जारी रखा था। वह किट्टी के प्रति अपनी बेवफाई को स्वीकार करता है, जो कमरे में मौजूद है, और किट्टी कल्पना करती है कि जीन उसके ठीक सामने ओपेनहाइमर के साथ यौन गतिविधियों में संलग्न है। 1949 में अत्यधिक शराब पीने और बाथटब में डूबने से जीन की मृत्यु हो गई। हालांकि एक छोटी सी झलक से पता चलता है कि किसी ने जीन के साथ जबरदस्ती करके उसके सिर को पानी के नीचे धकेल दिया होगा, जिससे उसकी हत्या की संभावना का पता चलता है, क्योंकि इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए साजिश रची गई थी। यह दुखद समाचार सुनने पर किटी जंगल में ओपेनहाइमर को खोजती है और वह उसे खुद को शांत करने की सलाह देती है। प्रोजेक्ट के विकास के दौरान नाजी कब्जे के कारण यूरोप में फंसने के बाद बोर को लॉस एलामोस में लाया गया। उन्होंने प्रोजेक्ट के काम में योगदान देने के लिए ओपेनहाइमर और टेलर के साथ सहयोग किया। बोर ने ओपेनहाइमर को बताया कि यह प्रोजेक्ट मानव जाति को स्वयं को नष्ट करने की क्षमता प्रदान कर रहा है। हिटलर की मृत्यु के बाद ओपेनहाइमर की टीम ने यह जानते हुए भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया कि जापानी लोग अभी भी अपने युद्ध करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिससे ये लोग कई बार बम परीक्षण करते हैं तथा बम की मरम्मत भी करते हैं और फिर ट्रिनिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए तैयार होते हैं। जैसा कि ओपेनहाइमर ने टाइम को फिक्स किया था कि शाम को इस बम का फाइनल परीक्षण होगा, लेकिन मौसम खराब होने के कारण टाइम को बदलकर सुबह के लिए फिक्स किया जाता है। इस विस्फोट को देखने के लिए हर कोई सुरक्षित दूरी पर इकट्ठे होते हैं और फिर आखिरकार बम विस्फोट किया जाता है, जिससे एक विशाल मशरूम के आकार का बादल और शॉकवेव बनता है, जिससे ओपेनहाइमर के मुंह से शब्द निकलते हैं कि अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। इसके बाद उसकी टीम अपनी उपलब्धि का जश्न मनाती। फिर राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की मंजूरी दे दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक जापानी लोगों की मौत के कारण ओपेनहाइमर की अंतरात्मा पर एक हत्यारे का बोझ पड़ गया। अपनी टीम से शाबाशी प्राप्त करने के बाद ओपेनहाइमर बम के विनाशकारी प्रभाव की कल्पना करते हुए एक भाषण को देते हैं, जो सभी को भस्म कर सकता है। बाद में ओपेनहाइमर की राष्ट्रपति ट्रूमैन से मुलाकात होती है, जो शुरू में बम के निर्माण के लिए उसकी सराहना करते हैं। हालांकि जब ओपेनहाइमर ने अपने ऊपर लगे हत्यारे के बोझ को उनके सामने व्यक्त किया, तो ट्रूमैन ने उसकी सराहना करनी बंद कर दी और अपमानजनक रूप से उसे रोने वाला कहा। वर्षों के बाद सीनेट की सुनवाई के दौरान स्ट्रॉस ने बताया कि कैसे फ्रैंक को कम्युनिस्ट होने के कारण सभी यूनिवर्सिटियों ने उसे काली सूची में डाल दिया था। लोमनिट्स ने एक रेल मार्ग के लिए काम करना बंद कर दिया और शेवेलियर यहां से कहीं दूर चले गए। ओपेनहाइमर ने हाइड्रोजन बम के स्थान पर हथियार नियंत्रण कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। स्ट्रॉस ने यह भी खुलासा किया कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट की टीम का एक सदस्य क्लॉसफुच सोवियत संघ के लिए जासूसी कर रहा था। ठंडे युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों के विकास को रोकने के लिए ओपेनहाइमर के कई प्रयासों के बावजूद उनकी इस वकालत को अक्सर महत्वहीन बताकर खारिज कर दिया जाता है। स्ट्रॉस ने बोर्डेन और निकोल्स के साथ मिलकर ओपेनहाइमर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए काम किया। सुरक्षा सुनवाई के दौरान किट्टी ओपेनहाइमर पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी रचना के बारे में खुद को दोषी महसूस करते हुए शहीद के रूप में प्रकट होने के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। रोजर रॉब ओपेनहाइमर से पूछताछ करते हैं, जबकि टेलर, रैबी,
ग्रूव्स और पाश जैसे अन्य लोग उसके साथ अपने अनुभवों के बारे में गवाही देते हैं। रॉब को यह समझने में दिलचस्पी है कि परमाणु हथियारों के विकास पर ओपेनहाइमर का दृष्टिकोण कब बदल गया, जिस पर ओपेनहाइमर ने जवाब दिया कि ऐसा तब हुआ जब उन्हें एहसास हुआ कि अमेरिका किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने के लिए किसी भी हथियार का उपयोग करेगा। और फिर टेलर और ग्रोव्स की मदद से ओपेनहाइमर को आखिरकार अमेरिका के प्रति वफादार घोषित कर दिया गया, लेकिन उसकी जो सुरक्षा मंजूरी थी उसको रद्द कर दिया गया और वह अपना राजनीतिक प्रभाव को भी खो देता है। स्ट्रॉस सीनेट में एक सीट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हालांकि पूर्व टेक्नीशियन डेविड हिल स्ट्रॉस के खिलाफ गवाही देते हैं। हिल की गवाही ओपेनहाइमर के खिलाफ स्ट्रॉस के द्वारा की गई कार्यवाहियों पर आधारित है, जिसमें व्यक्तिगत भी शिकायतें शामिल हैं, जैसे कि पिछली सुनवाई के दौरान एक घटना जहां ओपेनहाइमर ने स्ट्रॉस को अधिक उपयोगी एक सैंडविच कहा था, जिसके परिणाम स्वरूप स्ट्रॉस सीनेट में अपने पद के इस अवसर को खो देता है और स्ट्रॉस के इन इरादों को समझने पर उसका सहयोगी भी उसका विरोध करता है और उसकी आलोचना करता है। सहयोगी ने स्ट्रॉस को यह भी बताया कि JFK उसके द्वारा किए कार्यों का विरोध कर रहा था। इसके बाद हम स्ट्रॉस से मिलने से पहले ओपेनहाइमर की आइंस्टीन के साथ हुई बातचीत के बारे में जानते हैं। उनकी बातचीत की अगली झलक में ओपेनहाइमर को 1963 में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन से एनरिको फर्मी पुरस्कार प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। अपनी बातचीत के दौरान वे परमाणु हथियारों में अपनी भागीदारी के परिणामों पर चर्चा करते हैं, जिसने घटनाओं की एक हानिकारक श्रृंखला को जन्म दिया है, दुनिया को तबाह कर दिया। इसके बाद ओपेनहाइमर ने दुनिया भर में परमाणु बम विस्फोट करने की कल्पना की, जिससे पूरा ग्रह आग की लपटों और राख में डूब जाएगा।